बेसिक मैथ्स का अगला लेक्चर नंबर 3। आप सभी को कुछ काम दिया गया था, 5 डीपीपी मिला था सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको सॉल्व किए होंगे। अभी अपन सारे डीपीपीज के आंसर्स और जो बचे सॉल्यूशंस है वो देखेंगे, जो भी अपने डाउट्स भेजे हो। अच्छा लगा कि सभी ने एफर्ट्स किए, ट्राई किए। और भी एफर्ट्स चाहिए और सही तरीके से सोचना चाहिए। हुआ क्या है कि होमवर्क चेक करने के बाद कुछ इस तरीके से पता चला कि आप सभी जो भी ट्राई कर रखे हो, सारे इजी सवाल आप ट्राई किए हो, बट जो जहां पे भी आपको थोड़ा सा दर्द हो, शायद आप छोटा तरीका निकालने में नाकामयाब रहे। तो उस चीज को हमें अच्छे से समझना है और बारीकियों से सीखना है उस चीज को कि कैसे सर आप सोचते हो, वो सोच हमारे अंदर घुसा दो। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने के थ्रू ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो गंदे से गंदे क्वेश्चन है उसको बहुत ही आसानी से सोच के एक आसान सा रास्ता ढूंढ के उसका सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो आंसर है डीपीपी नंबर 1 का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। खैर मैं पहले बता देता हूं कि बेसिक मैथ्स का ये 3rd लेक्चर है। फिर अपन इस वीक से सेट स्टार्ट होने का बात था, आज मंडे है, कल से अपना सेट जो है वो स्टार्ट भी हो जाएगा। तो कल से आपका सेट का लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 4-5 लेक्चर इसी हफ्ते को मिलेगा और उसी के साथ साथ सेट भी कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है, जो सेट और बेसिक मैथ्स है वो दोनों का शीट जो है वो कल तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो प्रॉपरली जो इंस्टीट्यूट का शीट है उसको फॉलो कीजिएगा, उसमें सारे थियरी होगा और क्वेश्चंस भी होंगे। तो वही करोगे तो मोर देन ना, फिर उसके बाद भी आपको अगर कोई बुक करना है तो कर लीजिएगा, बट पहले सबसे वो करना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं हुआ तो किसी चीज में हाथ भी मत लगाइएगा, क्योंकि हाथ लगाना बेकार हो जाएगा, है ना। आप सवाल को निपटा नहीं पाएंगे। बट शीट अगर करेंगे तरीके से जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से अगर शीट को सॉल्व कर लिए तो वही आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यही हमारा आईटी का पहला डिस्कशन स्टार्ट हुआ। देखो आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि 10th से 11th में एक जंप आता है। उस जंप को कवर करने के लिए हम ये बेसिक मैथ्स नाम का चैप्टर जो है वो कलाम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। बट अदरवाइज एनसीईआरटी या फिर दूसरे किसी जगह पे शायद ही आपको ये पढ़ने को मिले, है ना। वो डायरेक्टली वो जंप के साथ ही स्टार्ट करते हैं, बट हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो एम है वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं है। बोर्ड एग्जाम अगर करना है, सिर्फ 100 में 100 अगर बोर्ड्स में लाना है तो आप ला सकते हो कुछ भी करके। बट अगर आप आईटी का सपना देखते हो तो आपको उसी रास्ते में चलना होगा जिस रास्ते में मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला डीपीपी जो है उसका आंसर जो है वो मैं खटाखट आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो आंसर आप लिख लीजिए फटाफट, मैं बता देता हूँ। आंसर आपको नहीं मिला, 1 का आंसर बी है, 2 का आंसर सी है, 3 का बी है, 4 का ए है, 5 डी है, 6 भी डी है, 7 बी है, 8 भी डी है, 9 सी है, 10 बी है, 11 सी, 12 ए पार्ट का आंसर टी, बी पार्ट का आंसर पी, सी पार्ट का आंसर पी और डी पार्ट का आंसर क्यू। तो इस प्रकार से हमारा पहला डीपीपी नंबर 1 का आंसर हो गया। इस चीज को आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा और अपने साथ चेक कर लीजिएगा। अभी हम देखते हैं कि अपन डीपीपी 1 जो है उसको किस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला डीपीपी के साथ। उसके बाद कल से आपको बेसिक मैथ्स का शीट्स मिलेगा, तो बेसिक मैथ्स का क्लास भी अलग अलग मिलता जाएगा आपको और सेट्स का क्लास भी मिलता जाएगा। बेसिक मैथ्स में ज्यादा और 2 या 3 क्लासेस ही होंगे। उसके बाद पूरा बेसिक मैथ्स कवर हो जाता है, उसमें और सिखाने का कुछ रहता नहीं है। तो वो 2-3 क्लास भी आपको मिलेगा, बट प्रॉपरली आपको दोनों चीज में अभी फोकस करना पड़ेगा। इस हफ्ते को बेसिक मैथ्स को भी फोकस करना होगा और साथों साथ सेट में भी काम चलाना पड़ेगा। तो काफी होमवर्क रहेगा आपको इस हफ्ते के लिए। बेसिक मैथ्स का शीट जो है और सेट का जो शीट है उसमें दोनों में काफी क्वेश्चन है। तो उन दोनों में ही आपको बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगा करके तरीके से जो एफर्ट मैं चाहता हूं उस लेवल में जाकर के एफर्ट देंगे क्वेश्चन में और ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। फिर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं सर, अगर आपको 60 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे तो 60 में अगर 60 नहीं कर पाओ तो भी 60 करके देंगे, जैसे आज करके दे दूंगा, देख लीजिएगा। बट आपका एफर्ट जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे स्पून फीड करने नहीं आया, आपको सपोर्ट करने आया। आप जब गिरोगे तब आपको हाथ पकड़ के उठाने के लिए हूं, बट आपको खिलाने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। समझ आ रहा है ना। तो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप हार मान जाते हो तब आपको लेके चलना मेरा काम है। समझ में आ रहा है ना। चीजें सारे सिखाए जाएंगे, बैकग्राउंड से पूरा सपोर्ट देता जाऊंगा, बट पहला एफर्ट आपको क्वेश्चन करने के लिए पूरा डीपीपी पूरा शीट जैसे ही मिलेगा मैं पूरा होमवर्क दे दूंगा। क्यों? क्योंकि पहले आप करो, क्योंकि हमें भी पता है कि उसमें 50% क्वेश्चन जो है वो आप भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है,
अगर मैं वो नहीं देता हूँ 50% पहले ही करके दे देता हूँ तो मैं ये गलत कर रहा हूँ, और वो गलत आज तो आपको अच्छा लग जाएगा कि कितना अच्छा मास्टर है, सारी चीज करके दे देता है, पर जब आईटी के एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तब मेरे को गाली दो, इससे अच्छा आज ही थोड़ा बहुत गाली ले लूं मैं, तो बेहतर होगा, शायद आपका जिंदगी भी सुधर जाएगा। ठीक बात है। तो इसी के साथ साथ अपने डीपीपी नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और आप समझ जाइएगा इस बात को कि पहले अगर आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसका कतई मतलब ये नहीं है कि सर वो क्वेश्चंस कभी नहीं करेंगे। सर सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जब तक एक एक बच्चे का क्लियर नहीं होता है तब तक मैं शांति से नहीं बैठता हूं। तो वही मेरा एटीट्यूड है, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ देता जाऊंगा। बट एक बार मेरा बात सुन करके अटेम्प्ट आपको मारना है। जो क्वेश्चन आप कभी नहीं कर सकते वो तो मैं करा के दूंगा ही ना भाई, वो तो स्टार्टिंग तो मैं करा के दूंगा ही। लेक्चर में, क्लासेस में क्वेश्चंस तो होते ही है, स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन करा के दूंगा ही। बट जहां पे मुझे लगता है कि अब बस अभी अगर ये सोचता है तो शायद यहां से कुछ ना कुछ कर लेगा, और जब ये खुद से सॉल्व करेगा क्वेश्चन को तभी जाकर के उसके अंदर कॉन्फिडेंस जाएगा। और आईटी का सिलेक्शन मास्टर की वजह से या फिर किसी की वजह से नहीं होता, याद रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एटीट्यूड और आपका जो ये कॉन्फिडेंस जो 2 साल में आप गेन करेंगे ना उसकी वजह से होता है। उसके वजह से आपका दिमाग काम करता है, जो कॉन्फिडेंस होता है और मन में एक शांति होता है ना, उसके वजह से कि अपन ने सिलेबस कंप्लीट कर रखे, सर ने जैसे बोला वैसे मेहनत कर रखे पूरा 2 साल, तो हमारा सिलेक्शन तय है। वो जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, वो जो कॉन्फिडेंस होगा वही आपको सेलेक्ट कराएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक बात है। तो इसी प्रकार से देख लेते कि पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, निकाल देते क्वेश्चन जो है। और डीपीपी नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा सबसे पहला सवाल। ठीक बात है। पहला सवाल क्या है यहाँ पे, फटाफट देखते हैं, है ना भाई? ये तो आसान सवाल है, ये क्यों नहीं कर पाए? हाँ, कुछ जने किए होंगे बट कुछ जने नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं, यहाँ पे अगर ब्रेक कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, a पावर 6 प्लस b पावर 6 प्लस 3a raised to 4b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b पावर 4। इधर आ जाएगा आपका, यहाँ पे है 3, तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 प्लस हो जाएगा आपका 2a क्यूब b क्यूब। समझ आता है ना? तो ये दोनों कैंसिल आउट कर दी मैंने, तो यहाँ पे जो आ गया ये कुछ इस प्रकार से आ गया कि 3a स्क्वायर b स्क्वायर जो इसको कॉमन ले लिया तो अपने को मिल गया कि 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। समझ आता है? तो यहां से ये चीज तो जीरो नहीं हो सकता है, तो रिमेनिंग फैक्टर को अगर जीरो करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है 2ab। तो ab से डिवाइड मार दो तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab का वैल्यू हो जाएगा 2/3, और इसी का मतलब है कहीं a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 2/3। तो इस प्रकार से ये एक सिंपल फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है जो आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट के मिक्स किए हुए ये डीपीपी बनाए गए हैं, तो आप प्रॉपर्ली उसको सॉल्व कीजिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और रिवीजन भी तरीके से हो जाएगा आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, आप लिख लीजिए। और अगर समझ नहीं आता है तो आपको पता है क्या करना है, सर को साथों साथ फोन लगाना है, फोन पे अपन समझा देंगे आपको। ठीक है, Which of the following is smallest positive integer which gives the remainder 3 when divided by 4, 6, 8 and 10? अरे भाई ऑप्शंस पता है ना, तो ऑप्शंस में आप चेक कर लीजिए और यहाँ पे ज्यादा कुछ काम नहीं करना है आपको। ठीक है ना, फटाफट आप ऑप्शंस को एक एक करके पिक कर लीजिए और देख लीजिए क्या है। अदरवाइज अगर आपका वो जो यूक्लिड्स लेमा का कंसेप्ट है उसी से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने किसी में डाउट में भी नहीं पूछा है, शायद आप सभी का सॉल्व हो गया होगा, तो इसमें ज्यादा मेरे को सोचने का जरूरत नहीं है मुझे लगता है। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और इसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक सर्कल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर 2 सर्कल घुसा दिया, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे एक दूसरे को, और पूछता है ये शेडेड एरिया और टोटल उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। मैं अगर आपको डायग्राम वगैरह इतना अच्छा मेरा बना नहीं, तो मैं अगर बात करूं कि अगर मैं देखो, आप ध्यान से देखो यहाँ पे फिगर में देखोगे, रेडियस अगर मान लेता हूँ r, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस r। समझ आता है मेरी बात? ठीक है, ट्वाइस r हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा वो ट्वाइस r प्लस ट्वाइस r 4r, मतलब ये साइड हो जाएगा ट्वाइस r, ये हो जाएगा 4r। तो ओवरऑल रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8r स्क्वायर। ठीक बात है, तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, 8r स्क्वायर से दोनों सर्कल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, काम निपट जाएगा। 8r स्क्वायर से अगर दोनों सर्कल का एरिया को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, यानी कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया एक एरिया, और इसके साथ आपको किसका रेशियो पूछा गया है,
द रेशियो ऑफ द टोटल एरिया कितना है 8 आर स्क्वायर है। तो इससे अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपको इजीली 4/4 - 5 मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में क्लास 10th में करके आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डाउट पूछने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा फैक्टराइजेशन है। आप ध्यान देख सकते हो, फॉर्मूला आपके पास है, आप उसको ब्रेक करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। a² + 1 होल स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, फिर a - 1 × a² + 1 को प्रोडक्ट कर दीजिए और a - 1 होल स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 0.75 जो है उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, उस चीज को आप 3/4 लिख दीजिए, हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लीजिए, कैंसिल आउट होकर के आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई मैं इसको एग्जाम में अगर करता तो मैं किस प्रकार से करता वो मैं आपको सिखा के देता हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है, जो आपको भी सीखना चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूं ये सोचने के, ये दिखाने के लिए नहीं कि मेरे को आता है। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर मैं होता तो मैं कैसे सोचता, और अगर मैं जैसे सोचूं उसी प्रकार से आपको भी सोचना है। क्यों? क्योंकि समय बचाना सबका काम है ना। आपका भी काम है समय बचाना और मेरा भी काम है समय बचाना। ठीक बात है, समझ आ रहा है यहां तक? तो उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 3 × a² + 1 होल स्क्वायर + 2 × a - 1 इंटू, उसके बाद आपको दिख रहा होगा a² + 1 - 5 × a - 1 होल स्क्वायर - 4 × 0.75 a⁴ + 3a - 1। देखो, कहानी का मतलब इतना सा है कि अगर इस क्वेश्चन को शायद आप अगर करते तो इस क्वेश्चन को अगर आप निपटा देते, समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, ज्यादा दिक्कत नहीं होता कि आप सॉल्व फैक्टराइज अगर करोगे, फॉर्मूला ब्रेक करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर मैं ऑप्शन के और थोड़ा सा देखो तो मैं बोलूंगा मेरे को इतना कुछ करने का तो जरूरत है ही नहीं सर, आप इतना कुछ क्यों कर रहे हो, है ना? ये सारे के सारे जो छोटे मोटे ट्रिक्स है, जो सीखना गलत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यही सब वो ट्रिक्स है जो आपका आईडी के एग्जाम में आपका समय बचाएगा, और वही समय का कीमत कितना होता है वो सभी को पता है। जो अच्छा बच्चा है वो क्या करेगा, बोलेगा सर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला सॉल्व करके तो कोई भी कर देगा, बट मैं आईडी में मेरे को आगे जाना है सबसे, इसीलिए मेरे का समय बचाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन में समय प्रोवाइड करूंगा, वही समय जो इस क्वेश्चन में बचाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि सर मैं a का वैल्यू 0 डाल देता हूं। समझ आ रहा है ना? a का वैल्यू 0 डालेंगे तो इसका एक्सप्रेशन इसका आंसर निकाल देंगे a का वैल्यू 0 डाल के, और इधर का आंसर निकाल देंगे। अब इसके साथ इसका जो आंसर आएगा वो जिस किसी के भी साथ मैच होगा वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बट यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि a का वैल्यू फिर 0 डालोगे तो चारों का चारों क्या देगा, सेम आंसर देगा। समझ आ रहा है पूरा, है ना? प्रॉपर्ली आपको समझ आ रहा होगा। तो a का वैल्यू अगर मैं 0 डालू तो सारे के सारे आंसर जो है वो क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ठीक बात है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, a का वैल्यू 0 ना डाल के 1 डालने का कोशिश करते हैं। फिर आप देखोगे कि अगर मैं 1 डालूं तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है ना? तो a का वैल्यू 0 डाल के भी नहीं होगा, a का वैल्यू 1 डाल के भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? ऑप्शंस जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए इसका आंसर 2 आ गया a का वैल्यू 1 डालने के बाद, अगर 2 आ जाता है तो आप C को मार्क करोगे या D को मार्क करोगे, फंस जाओगे ना पूरे तरीके से। तो ऐसा A का वैल्यू लेना है आपको जिसमें चारों ही ऑप्शन के आंसर जो है वो क्या आए, अलग अलग आए। समझ में आ रहा है मेरी बात? और वो चारों ही कब अलग अलग आएगा, जब आप A का वैल्यू 1 ना लेकर के -1 लोगे। क्यों? मैंने सोचा कि इन दोनों को अगर अलग बनाना है तो एक माइनस अगर डालेंगे तो क्यूब, माइनस का क्यूब तो माइनस आता है, बट माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा, -1 डालने से ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे आएगा +1, 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक है? तो अभी चारों के चारों अलग अलग दिख रहा है, तो अभी a का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करके अपन आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं कि -1 अगर डालते हैं तो ये 1 + 1 2 होल स्क्वायर 4 × 3 12 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? फिर -1 अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये -2 × 2 -4 हो जाएगा, और -4 × यहाँ पे भी 2 आएगा तो -8 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे अगर डालते तो -1 -2 होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो -4 × 5 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? -4 ये हो जाएगा आपका -1⁴ तो प्लस ही होगा, यानी कि 0.75 -3 -1
तो ये होगा 0.75 माइनस 4 यानी कि माइनस 3.25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 3.25। अभी 3.25 इंटू 4 आपको समझ आता है कितना होगा, 13 होगा। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 माइनस 20 प्लस 13। तो 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। और माइनस 20 यहां से कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये आ गया आंसर -3। अगर ये -3 आ रहा है तो इन चारों में से आपको दिख रहा है कि ये दे रहा है -3, तो इसी के साथ साथ ये आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आता है, क्लियर है सर मेरी बात। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ए आंसर हो गया। आप बिना सॉल्व किए वैल्यू को चेक करके बता दिए। जो आपको सॉल्व करने में शायद 1 से 1.5 मिनट लग जाता, वही क्वेश्चन आप 30 सेकंड के अंदर निपटा दोगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो ट्रिक सीखना भाई, ओरिजिनल मेथड पूरा दुनिया को पता होता है। ट्रिक वगैरह का मतलब ये नहीं होता है कि ओरिजिनल मेथड से हम हटने का कोशिश कर रहे हैं, कदे नहीं। ओरिजिनल मेथड पहले बताया, उसके बाद जाकर के ट्रिक बता रहे। क्यों बता रहे ट्रिक? क्योंकि आईआईटी समय मांगता है। समझ में आ रहा है ना। समय का रेस्ट्रिक्शन उधर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। समय की अहमियत क्या है वो जब एग्जाम में बैठेंगे ना, जब आईआईटी का टेस्ट चालू होगा कोचिंग में, तब पता चलेगा आपको। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो समय का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा क्वेश्चन जो है उसमें समय प्रोवाइड करना होता है, जो समय मिलता नहीं है। तो यही सारे वो क्वेश्चन है जहां से आपको समय बचा बचा करके उधर अप्लाई करना है। क्लियर है बात। तो फोर्थ क्वेश्चन इसी के साथ साथ हो गया अपना। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो देखोगे कि x प्लस वाई का वैल्यू ए दे रखा है। समझ आता है, x प्लस वाई ए दे रखा है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी दे रखा है। समझ आया। और आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछता है। भाई वो तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहां से आप इसको x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं। समझ आ रहा है। तो a का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये a स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू b हो जाएगा। तो xy का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b बाई 2। तो xy आपको मिल गया, x प्लस वाई आपके पास है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना किसको नहीं आएगा बोलो? सारे बच्चे निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। लो x प्लस वाई का वैल्यू a आ गया, तो a क्यूब माइनस 3, ये जो xy पुट किए उसको पुट कर दो यहाँ पे और साथ में a है, सिंप्लीफाई करो, आंसर तक बहुत ही जल्दी आप पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स सारे के सारे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी उसका 6 डी ही है, तो सारे के सारे रिड्यूस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां तक तो हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कहां पे जाएंगे अपन, देखते हैं। तो उसके बाद अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये पता चलेगा, आप देखिए जरा कि आपको दे रखा है, क्या क्वेश्चन ने पूछा है कि इन सब में बड़ा कौन है छोटा कौन है निकालो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा तकलीफ महसूस हो सकता है कि भाई सर इस प्रकार के इरेशनल गंदा क्वांटिटी में बड़ा छोटा कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आप एक बार सोचो ना कि आपको जब फ्रैक्शन पूछा जाता था कंपैरिजन करने के लिए, तो आप क्या करते थे, डिनोमिनेटर को सेम बनाने थे और फिर न्यूमरेटर में कंपैरिजन करके ये बोल देते थे कि जिसका न्यूमरेटर सबसे ज्यादा है वही हो जाएगा सबसे बड़ा। तो यहाँ पे अगर उधर अगर न्यूमरेटर सेम कर रहे थे तो डिनोमिनेटर सेम कर रहे थे, तो एक्सपोनेंट में आप क्या करोगे, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे कि पावर का खेल है। अगर पावर सबका बराबर कर दूं तो अंदर जो एक्सपोनेंट बैठा हुआ रहे, सॉरी बेस में जो बैठा हुआ रहेगा वो जितना ज्यादा होगा तो ओवरऑल चीज है उतना ही ज्यादा होगा। समझ आ रहा है मेरी बात, कहानी वहीं से क्लियर हो जाता है। अभी पावर में अगर इक्वल चीज डालना है तो पावर में क्या डाल सकते हैं, सबसे इक्वल चीज, इन सब का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इन सब का एलसीएम देख करके कितना लग रहा है कि हमको तो लग रहा है कि 2 3 4 24 हो जाएगा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, पावर में सबका 24 बनाने का कोशिश करेंगे। पावर में 24 बनाने के लिए क्या करें, एक 24 यहाँ पे लगा दे और एक 1/24 बाहर लगा देते। समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वही काम यहाँ पे भी कर दोगे आप, 24 यहाँ पे लगाओ, 1/24 बाहर लगा दो, यहाँ पे भी वही करोगे, यहाँ पे भी वही करोगे। इसका जो आंसर दिख रहा है वो 2 to the power 12 होल पावर 1/24, यानी कि 24th रूट बोल सकते हो। 3 पावर 8 1/24, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 6 पावर 4 1/24 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 पावर 3 1/24। बस अभी आपको ये देख लेना है कि पावर सबका सेम हो गया, तो अभी अंदर जो बैठा है बेस में
वो जिसमें ज्यादा है वही हो जाएगा पूरा बड़ा आंसर, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज इतना भी बड़ा नहीं है जो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओ, इन सबको काफी आसानी से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, यानी कि पूरा पूरा डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपके पास है, आप सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यूज निकाल करके। उसके बाद अगर नहीं होता है तो अपन तो है, फिर अपन आपको सॉल्यूशन बता करके देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो अपना निपट गया, और उसके साथ मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिखा रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। भाई ये सब क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हो शायद, और क्या कराऊं मैं अभी, ज्यादा कुछ कराने का है ही नहीं। यहाँ पे आपको बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर घुसा दिया इस चीज को, तो इसका एरिया बताओ सर, जहाँ पे रेडियस सर्कल का गिवन है। इक्विलैटरल अगर है तो चारों ओर से सिमेट्रिक होगा, तो आपको दिखेगा कि ये जो चीज है वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। समझ आ रहा होगा आपको कि ये रेडियस अगर है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, यानी कि अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। समझ आ रहा है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि ये लेंथ अगर r है, ये अगर 30 डिग्री है, तो ये आपको चाहिए, तो sin 30 का फॉर्मूला लगाओगे, sin 30 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये लेंथ डिवाइडेड बाय दिस r, यानी कि x अपॉन r हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा r/2। तो ये अगर r है, ये अगर r/2 है, तो ये लेंथ जो होगा वो पाइथागोरस आपको दे देगा, यानी कि r स्क्वायर अपॉन माइनस r²/4, यानी हो जाएगा √3r/2। और आपको पता है कि ये चीज इसको बाइसेक्ट कर देगा, तो ये अगर √3r/2 है तो ये ओवरऑल लेंथ जो है जस्ट इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 × √3r/2 व्हिच इज नथिंग बट √3r। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सारे काम सिमेट्रिक हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो अगला क्वेश्चन है उसके और बढ़ने का कोशिश करते हैं, तब देखोगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखा था होमवर्क में सारे बच्चे 1 और 4 आंसर दे रहे हैं, बट जो चीज चमकना चाहिए आपका दिमाग में वो नहीं चमक रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2x + 7/3 दे रखा है, +4 - 6x / x - 1 नहीं, +1 = 0 दे रखा है। समझ आता है ना। तो आप x - 1 और x - 1 को देख के दोनों को साथ में लेने के बारे में सोचेंगे, और जैसे ही सोचेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा 2x² - 6x + 4, माइनस में देगा आपको 2x + 7/3 + 1 = 0। तो अगर फिर से वापस अपन एलसीएम ले लेते हैं तो ये 3 × x - 1 आएगा, तो इधर जो आएगा वो 6x² - 18x + 12 माइनस ये दोनों प्रोडक्ट होकर के कुछ 2x² - 7x + 2x + 7 और प्लस 3 × x - 1 उधर चला जाएगा, यानी कि 3x - 3 = 0 देने के बारे में सोचेगा। अभी इस चीज को उधर भेज देते हैं तो ये 0 के साथ टकरा के कुछ 0 बन जाएगा, 2 और 6 मिलकर के यहाँ पे 4x² बनेगा, -18x - 7x + 2x जो आपको +3x भी है जो आपको -20x देने के लिए तैयार बैठा है, +12 + 7 मिलकर के कितना बन जाएगा, 19 - 3 16 बनने के लिए तैयार है। जैसे ही आप 4 निकालने के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे कहानी जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये जो चीज होगा वो x - 1 × x - 4 = 0 करके x का वैल्यू जो है वो 1 और 4 देने के बारे में सोचेगा, और जैसे ही वो 1 और 4 देने के बारे में सोचेगा तो आप तुरंत आंसर लगा दोगे 1 और 4। एक ऑप्शन भी रहेगा जो आपका नंबर जो है वो गलत करा के नेगेटिव नंबर आपको दे सके, और आप तुरंत 1 और 4 में भी लगा दिए, बट आप देखे नहीं कि एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर को हमेशा क्या होना पड़ता है, नॉन जीरो होना पड़ता है। अगर रियल फील्ड में किसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो तो डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, और इसी के साथ साथ डिनोमिनेटर एक जगह पे 3 तो दिख रहा है, बाकी दूसरी जगह पे x - 1 होने की वजह से ये 1 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए जहरीला साबित होगा और 1 को हमें रिजेक्ट करना होगा, बट ये 4 जो है वो कोई दिक्कत ना देने की वजह से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x = 4, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी खत्म हुआ। अगला जो क्वेश्चन है
उसके और अगर मैं बढ़ रहा हूं तब देख सकते हो a chord of a circle divides the circle into two parts such that the square inscribed in the two parts, दो पार्ट में दो स्क्वायर डाल के रखा है, have areas 16 और 144 है ना, ठीक बात है। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रखा है, ठीक है। ये सारे रिवीजन है आपके पुराने क्लासेस के जो काफी जरूरी है, इसके बिना आईटी का शुरुआत नहीं हो सकता। तो सर्कल है और इस सर्कल के अंदर दो प्रकार के स्क्वायर डाल के रखा है, समझ में आया ना। एक का क्या बोले, दो प्रकार के स्क्वायर किस प्रकार से डाला है भाई, एक का तो 100, हाँ तो 12 हो जाएगा इसका, हाँ सही है, सही सही 12 हो जाएगा इसका, हाँ 12 हो जाएगा साइड लाइन। तो इस प्रकार से बनाते स्क्वायर को बना देते हैं। सर्कल मेरा इतना अच्छा बना नहीं, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, फिर भी आप मान लो कुछ देर के लिए कि ये कहानी जो है वो एक स्क्वायर का कहानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि ये 12 मान लेते हैं, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे को एक और स्क्वायर दे रखा है जिसका एरिया जो है वो 16 है, ठीक बात है, 16 है। मतलब इसके ऊपर एक और स्क्वायर चिपकाते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 4, ये 4, ये 4, साइड स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर का एरिया जो आपको दिख रहा होगा, आपको पूछा गया है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, ठीक बात है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। कॉर्ड ऑफ द सर्कल डिवाइड्स, ये देखो ये कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स सच दैट द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द टू पार्ट्स हैव एरिया। ये देखो ये कॉर्ड मैंने मान लिया, ये एबी कॉर्ड मैंने मान लिया जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इसी दो पार्ट में दो स्क्वायर को डाला गया है जिसमें एक का एरिया है 144 और दूसरे का 16 है, ठीक बात है। तो अभी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपको निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल, सही है। तो किस प्रकार से आप रेडियस निकाल सकते हो, एक बार सोचने की कोशिश करें तो क्या होगा। अगर मैं यहां से यहां तक लेंथ की बात करूं तो टोटल कितना लेंथ हमें मिलेगा, 16। सेंटर कहीं यहां पे हो जाएगा, ठीक बात है। अगर मैं राइट पेन से करता हूं तो शायद आपको विजिबल थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगर अपन सोचे कि ये अपना सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ पे अपन एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो शायद पाइथागोरस कुछ हेल्प मदद करेगा, करने के लिए आगे आएगा। क्यों? क्योंकि उसका थ्योरम यूज होने वाले हैं, इसीलिए वो आपको हेल्प करने का कोशिश करेगा। खैर वो सब आप छोड़ो। अगर यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, काम निपटा दिया, ठीक है। तो अगर आप एक थ्योरम पढ़े हो क्लास 9-10 में तो शायद आप ये चीज समझ सकते हो कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड को ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, समझ आ रहा है। अभी इसके साथ अगर मैं इस कॉर्नर को ज्वाइन कर देता हूँ, इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये पूरा पूरा आपका रेडियस बनने वाला है जो हो जाएगा r, ठीक है। तो ये अगर r है, ये अगर 2 है, तो ये जो OP का लेंथ होगा, OP वो हो जाएगा कुछ √r² - 4, समझ आ रहा है आपको, क्लियर है। वही कहानी अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं कि ये r है आपका, ये बाइसेक्ट कर देगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 6, तो ये हो जाएगा √r² - 36 OQ का वैल्यू, और OP + OQ दैट इज PQ which is nothing but 16, यानी कि √r² - 4 प्लस √r² - 16 जो है वो किसके इक्वल है, सॉरी √r² - 36 जो है वो 16 के इक्वल आ चुका है। इक्वेशन जनरेट हो गया, सॉल्व कर दो, आपको r मिल जाएगा यहाँ से बहुत ही आसानी से। खैर अगर आप करोगे तो शायद आप यहाँ पे कुछ इसको उस तरफ भेज करके, शीट में इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी सारे दिए गए हैं, इसको उस प्रकार से उस साइड में भेजो, भेज करके दोनों तरफ स्क्वायर वगैरह करके करना पड़ेगा। बट अगर आप एक होशियार बच्चा हो और आपके सामने ऑप्शन है तो इतना कुछ करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका होशियारी के साथ साथ आप वापस इसको सॉल्व करने के पीछे भागेंगे। आप सॉल्व तो इसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना भी खराब बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन शीट में है जहाँ पे आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया गया है। बट हमारा समय अगर बचाना है तो अपन तुरंत ऑप्शन से पिक करेंगे और पुट कर करके चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही बैठ रहा है। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं
तो आपका आंसर डी भी रखा है यहाँ पे, तो डी को अगर पुट करूं तो 85 माइनस 4 यानी कि 81 जो कि 9 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 81 माइनस 85 माइनस 36 जो है वो 49, यानी कि ये 7 देगा और ये दे देगा आपको 9, तो 9 और 7 मिलकर के 16 बन रहा है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट मुझे लग रहा है और आंसर भी वही है। समझ आता है ना? ये सॉल्व करना आना चाहिए, आता है सभी को। शीट पे बहुत सारे क्वेश्चन है, करोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं कर दूंगा। इसको उधर भेजोगे, स्क्वायर करोगे, एक रूट क्वांटिटी बचा रहेगा, उसको एक साइड में रखोगे, वापस स्क्वायर करोगे, सिंपलीफाई होकर के आर का जो वैल्यू है वो 85 आपको दिख जाएगा। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो उसको रिजेक्ट मार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है ना? बट अगर मैं समय बचाने का बात करूं तो ऑप्शन को उठा करके खटाखट चेक कर लीजिएगा तो आपको आंसर दिख जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो ये सारी चीजें आपको सीख करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आईटी चाहता तो नहीं है कि आप ये सारे चीज यूज करो, बट हम लोग सिखाते इसीलिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सब आप यूज करोगे तो थोड़ा बहुत समय का इधर उधर बचा लोगे आप, और अगर आप समय इधर उधर बचा लोगे तो अच्छा जो क्वेश्चन है, जो जहां पे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आईटी में काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस सारे क्वेश्चन में आप अपना समय दे पाएंगे। और अगर आप समय दे पाएंगे उधर, तो आप क्या होगा कि वो क्वेश्चन शायद आपसे सॉल्व हो जाए जो बाकी दुनिया से ना हो। और अगर बाकी दुनिया से नहीं होता है और आपसे हो जाता है, तो आप जानते हो जहां पे आप 5000 रैंक लेकर के आईटी रुड़की में कोई गंदा सा ब्रांच लेकर के पढ़ने वाले थे, वहीं पे आप 2000 के अंदर घुस के वही कॉलेज में एक अच्छा ब्रांच लेकर के पढ़ सकते हैं। यानी कि रैंक का खेल है। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर की ओर अगर बढ़ते हैं तो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रखा है, 48 पावर में लगा के डराने का कोशिश किया है। बट अगर आप डर गए तो बुरी तरीके से आपका काम तमाम हो जाएगा। ये चीज आपके अंदर भी समझ है। इसी प्रकार से इस चीज को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे कहानी तो कुछ भी नहीं है। कहानी क्या है? कहानी रैशनलाइजेशन का कहानी है। जिसने रैशनलाइजेशन ढंग से सीख लिया उसके लिए तो ये लड्डू जैसा क्वेश्चन है। √5 + 1 को अगर इसका खेल खत्म करना है तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा? सोचिएगा एक बार। √5 - 1 ऊपर लगाना होगा और नीचे एक √5 + 1 जब लगेगा तो ये 5 - 1 हो जाएगा आपका 4। समझ आता है? इसको अगर खत्म करना है तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि 4th रूट ऑफ 5 - 1 ऊपर लगा दो, तो नीचे भी लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? a² - b² होकर के 4th रूट ऑफ 5 + 1 इंटू 4th रूट ऑफ 5 - 1 यहाँ पे आएगा ना। अगर यहाँ पे नहीं आया तो ऊपर कैसे आया? तो रैशनलाइज जब भी करोगे तो ये होल स्क्वायर होकर के ये रूट बन जाएगा। ये होल स्क्वायर जब होगा तब ये 4th रूट ऑफ 5 - 1 बन जाएगा। और इसको रैशनलाइज करने के लिए जो फैक्टर आया था वो क्या आया था? 8th रूट ऑफ 5 - 1। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? 16th रूट 5 - 1 और नीचे आ जाएगा इसका a² - b² होकर के। इसके साथ अगर 16th रूट 5 - 1 चिपका देते हो तो a² - b² होकर के 8th रूट 5 - 1 दिख जाएगा। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और इसी प्रकार से जो आपका आंसर है वो 16th रूट 5 - 1 हो जाएगा। बट ये आपका x है, आपको पूछा है कि 1 + x होल रेज़्ड टू पावर 48 क्या हो रहा है? तो जैसे ही 1 + x करने जाओगे तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5⁴1/16 × 48 हो जाएगा। यानी इसका जो काम आएगा वो 5³ जिसके आंसर दिख रहा है 125, वो आपका सी ऑप्शन है जो आपको दिख गया। समझ आ रहा है ना? तो इसी प्रकार से आप रैशनलाइजेशन जो एक लिमिटेड लेवल तक सोचे थे क्लास 9th में, उसी चीज को एक अच्छा लेवल तक आप सोच सकते हैं। और अगर मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर ईमानदारी से इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई कर रहे होते तो शायद आप इसको बना करके निकल जाते। ठीक है? उसके बाद अपन सोचते हैं कि क्या चलेगा। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें दिख रहा होगा कि डाउट में आप पूछे हो बी ऑप्शन। अरे ये तो समझ ही आ रहा होगा ना। द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स। भाई पहला 2 प्राइम नंबर्स में 2 और 5 यानी कि 2 और 5 तो रहेगा ही रहेगा, और जहां पे 2 और 5 रहेगा वहां पे काम तमाम हो गया। 10 आ गया ना। तो अगर 10 आ गया और तो शायद कोई 2 या 5 ऐसा कोई पहचान नहीं दिखेगा आगे जाकर के, क्योंकि प्राइम्स में वापस 2 और 5 नहीं दिखता है आपको। 2 और 5 में ही 2 और 5 मिलता है, बाकी किसी जगह पे नहीं मिलेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही 10 आएगा, और अगर एक ही 10 आता है तो पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एंड पे एक ही 0 का प्रेजेंट होगा। इसीलिए बी ऑप्शन के साथ जो करेक्ट कॉलम 2 में हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी पार्ट, जो कि नंबर 1 दिखा रहा है।
उसके बाद अगर मैं सी ऑप्शन का बात करूं तो सी ऑप्शन आपसे ये मांग रहा है कि पूछता है आपको कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ किस इक्वेशन में 2 to the power 2x minus 3 to the power 2y बराबर 55। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर दिखना चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप दिमाग को थोड़ा सा ठीक करो तो दिखेगा आपको। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसको मैं a प्लस b इंटू a माइनस b पे फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 55 और उसी 55 को मैं क्या कर सकता हूँ 5 इंटू 11 भी लिख सकता हूँ। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको आता है तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 11 भी लिखो या फिर 55 इंटू 1 भी लिख सकते हो। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव आंसर्स देता है, तो जब सम करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा और डिफरेंस करेंगे तो छोटा आएगा। तो ऑब्वियसली जो 2 पावर x एक केस क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू मैं 11 मान लेता हूं और दूसरे वाले का वैल्यू मैं मान लेता हूं 5, और एक केस ये हो जाएगा कि इसका आंसर मैं 55 मान लेता हूं और दूसरे वाले का आंसर मैं मानूंगा 1। दोनों ही केस में मैं इस चीज को बड़ा रखा, क्यों? क्योंकि वाकई ये चीज क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम है और ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफरेंस है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं तो 2 इंटू 2 टू द पावर x बराबर 16 दिखेगा। जहां से आपको इसको 2 पावर 4 लिख सकते हो तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 हो गया तो ये हो जाएगा 8, तो 11 माइनस 8 हो जाएगा 3, तो 3 पावर y इक्वल टू 3 है तो y का वैल्यू आ जाएगा यहां से 1, यानी कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं यहां पे सोचने की कोशिश करूं तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर x इक्वल टू 56। अभी 56 को मैं किसी प्रकार से x का किसी प्रकार से 2 का पावर में तो लेके नहीं जा सकता, मतलब यहां से हो जाएगा 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 56, और यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे को कभी भी ऐसा कोई इंटीजर आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे x और y इंटीजर बोल के दिया क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखो, बट यहाँ पे आपको इंटीजर कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर इंटीजर मिलना होता तो इसको मैं 2 टू द पावर समथिंग में एक्सप्रेस कर सकता था, बट एज मैं इसको 2 टू द पावर समथिंग 2 टू द पावर को इंटीजर में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो यहां से कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और अगर यहां से कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब ये सॉल्यूशन में तो आएगा बट इस क्वेश्चन का आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर में आपको वही आंसर काउंट करने के लिए बोला है जहां पे x और y दोनों के दोनों क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 1, यानी कि आपको जो आंसर सॉल्यूशन मिलेगा वो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो सी पार्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका पी। उसके बाद जो नेक्स्ट कहानी दिख रहा है वो दिख रहा है हमारे को 12 का डी, उसमें भी आपका डाउट है, ठीक है। 12 का डी वाला पार्ट भी कर देते हैं, उसके साथ साथ DPP1 का जो डिस्कशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो फोन करिए साथों साथ और अपना डाउट को क्लियर कीजिए। बार बार बोल के दे रहे कि फोन करने में आपको कोई भी घबराहट नहीं होना चाहिए। आपको एक गंदा सा एक्सप्रेशन दे करके उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, और मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आप क्या करोगे, आप उसको x मान लो। समझ में आया ना? x बोले x मानने से फायदा क्या होगा सर? x मानने से फायदा ये होगा कि क्यूबिंग करोगे तो ये जो गंदा टर्म है वो सब एक कुछ सिंप्लीफाई होने का उम्मीद लग रहा है। क्यों सर? क्योंकि अगर इसको a मानते हो, इसको b मानते हो, इस पूरा टर्म को a, इसको पूरा b मानते हो, तो x क्यूब अगर करोगे तो a प्लस b होल क्यूब होने की वजह से पहले आएगा a क्यूब। जब भी a क्यूब होगा तो 1/3 और 3 कैंसिल होकर आएगा 7 प्लस 5 रूट 2, फिर आएगा b क्यूब यानी कि 7 माइनस 5 रूट 2, फिर आएगा 3ab, ab क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 रूट 2 इंटू 7 माइनस 5 रूट 2 होल टू दी पावर आ जाएगा 1/3 इंटू a प्लस बी आएगा, और इसी a प्लस बी का वैल्यू हमें पता है x है, ठीक बात है। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो गया, तो 7 और 7 14 हो गया, और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा 49 माइनस 50, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। ये देगा -1, और -1 का क्यूब रूट कितना होता है आपको पता है कि -1 ही होता है, वन ऑफ द आंसर -1 ही होता है ना। -1 को आप -1 होल क्यूब लिख सकते हो, 3 कैंसिल होकर के -1 इंटू x निकलेगा। तो यहां से जो आंसर आएगा वो हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x उधर भेजेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0। देख के पता चल रहा है कि सर ये तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें हीट एंड ट्रायल यूज करना ही होगा, यानी कि पुट कर करके चेक करना होगा। डालिए x का वैल्यू 1,
सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो अगला इंटीजर पे जाएंगे, आप x का वैल्यू 2 पे जाएंगे। अगर 2 पे जाना चाहते हैं तो 2 पे जाने के बाद रख के देखने के बाद ही मिल रहा है कि 8 होगा और 6 होगा। हाँ मैच हो गया, मतलब x इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का एक रूट है तो x माइनस 2 मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। फैक्टर थ्योरम आपको वही स्टेट करके देता है, क्लास 9 में आप पढ़ के आए थे फैक्टर थ्योरम। तो x इक्वल टू 2 इसका एक रूट हो गया तो x माइनस 2 फैक्टर हो गया। तो अभी अगर मैं x माइनस 2 से इसको डिवाइड मार देता हूं तो रिमेनिंग फैक्टर मुझे मिल जाएगा। डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे x माइनस 2 से अगर आप डिवाइड कर देते तो रिमेनिंग फैक्टर मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो गया। माइनस कर दीजिए तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 और प्लस यहाँ पे 2x अगर आ गया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x। अगर माइनस कर देते तो ये हो जाएगा 7x माइनस 14, यहाँ पे 7 लगा देते तो 7x माइनस 14 आ जाएगा, यानी कि जो फैक्टर होगा वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो शायद x का वैल्यू जो आएगा वो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 28। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी आएगा। और आपको पता है कि ये क्वांटिटी एक रियल क्वांटिटी है, इसका आंसर जो है वो इमेजिनरी पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल है, एक सिचुएशन में पॉसिबल है। देखो क्यूब रूट का आंसर कभी भी एक नहीं होता है, क्यूब रूट का आंसर 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी भी पॉसिबल होगा, बट जो इमेजिनरी का कंसेप्ट है वो अपन सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में, यानी कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सारी कहानी आ जाता है। अभी आपको बस रियल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बोला, क्योंकि आप साइड वाले कॉलम 2 में देख सकते हो जितने भी आंसर है वो सारे के सारे रियल है। तो आपको वैल्यू पूछा है तो वैल्यू रियल वैल्यू ही आप ढूंढोगे। अगर रियल वैल्यू ढूंढना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो है आपका x बराबर 2। अदरवाइज जो कॉम्प्लेक्स आएंगे वो भी इसका आंसर होगा, बट अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब ये सारे चीज जो है वो हम सीखेंगे, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट सारे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कॉलम में क्यू वाला पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से डीपीपी 1 का पूरा डिस्कशन मैंने कर दिया। अभी अपन डीपीपी 2 की ओर बढ़ते हैं और उसका आंसर्स सबसे पहले लिख लेते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते चलिए डीपीपी नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं डीपीपी 2 जो है उसका डिस्कशन। पहले आप आंसर एक बार लिख लो, मैं वो लिख नहीं रहा हूं, समय बहुत कम है, आप समझ सकते हो कि काफी तेजी से चल रहा है। ऑफलाइन क्लासेस में उससे 3 गुना कम स्पीड से पढ़ाता हूं, बट अभी समय वीडियो का लेंथ इतना ज्यादा वीडियोस बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है। दिन में मुश्किल से 15 घंटा 16 घंटा काम करके 3-4 वीडियो बनाते हैं, तो आप समझ सकते हो दर्द वो 4 वीडियो से ज्यादा एक दिन में बनाना पॉसिबल नहीं हो। क्लासेस बहुत सारे हैं और 12 के प्रेशर भी काफी ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत समय को आपको समझना पड़ेगा कि वीडियो का लेंथ ज्यादा होने के लिए हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा, और अगर हो रहा है तो आप आराम से जितना देर चाहते हो उतना देर मेरे को फोन करके समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार बोल के दे रहा हूं, मेरे को स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा, क्यों? अदरवाइज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? आपको कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि आपने भी होमवर्क कंप्लीट किए, अब एज ए टीचर मुझे भी तो डिस्कशन कंप्लीट करना होगा ना, इसीलिए स्पीड मस्ट है। समझ में आता है? और मैं बार बार बोल के दे रहा हूं आपको, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप फोन कीजिए, मैं सारी चीज आपको एक एक चीज डिटेल में समझा के दूंगा। ठीक है, बट अभी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। डीपीपी 2 आंसर लिखेगा, 1 का आंसर सी, 2B, 3B, 4 का पहला पार्ट m इक्वल टू -81, n इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट m का वैल्यू -1/49, n का वैल्यू 1। तीसरा पार्ट m का वैल्यू 12/5, n का वैल्यू -5/4। चौथा पार्ट 4 और -4। ठीक है, 5 का आंसर 796, 6 का आंसर ±6, 7 का आंसर 7, 8 का आंसर 120 डिग्री, 9 का आंसर 25 डिग्री और 120 डिग्री, 10 का आंसर 13, 12 का आंसर है x इक्वल टू 1,2 और सॉरी 11 का आंसर 12 का आंसर है 1। ठीक है, तो चलिए अपन अपना डीपीपी के और बढ़ते हैं और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अरे भाई ये तो हमारा 9th का सेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्लास में करा देते लाइन्स एंड एंगल्स में ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यार करना पड़ेगा क्या? ये 3 लाइन है, पैरेलल है,
तो कुछ इस प्रकार से कहानी बना हुआ है, ठीक है। ये एंगल 55 दे रखा है, ये एंगल 35 दे रखा है, और आपको पूछता है एच के एल, मतलब ये एंगल पूछा है आपको, ये एंगल। तो क्या करोगे आप, ये एंगल निकालने के लिए आप ध्यान से देख सकते हो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं थोड़ा, ये अगर 55 है तो ये पूरा पूरा 55 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20 होगा, इसको एक ट्रांसवर्सल मान लो, ये दोनों पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल, इस लाइन को एक ट्रांसवर्सल मान लो ना, तो ये 20 है तो ये भी 20 है, अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और अगर मैं ध्यान से देखो कि अगर ये एंगल 20 है, ये पूरा पूरा 180 होगा, तो ये 180 से 20 चला गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160 डिग्री। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 160 डिग्री, वही है शायद आंसर। आंसर क्या था, 1 का सी पार्ट था, सी पार्ट हाँ 160, वही आंसर हो जाएगा ना भाई। नंबर 2, चलिए नंबर 2 क्या बोल रहा है, a raised to 1/3 plus b raised to 1/3 plus c raised to 1/3 is equal to 0। तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू है। अरे भाई ये भी 9th का शिफ्ट का क्वेश्चन है, सारे के सारे 9th के क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल पे है हम लोग 9th में करा देते हैं, बट अगर आप नहीं किए हो तो आपको अभी करा रहा हूं, ठीक है। बट आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बीच में कहां पे कब यूज होगा, तब आप ना फंसे। बेसिक मैथ्स का उद्देश्य एक ही है कि तब आप ना फंसे, इसीलिए आज इतना मेहनत करा जा रहा है। नहीं तो स्टार्टिंग से अपन सेट स्टार्ट करते ना, लॉगरिथम या फिर सेट से स्टार्ट करते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, अभी अगर दोनों तरफ क्यूब मार देता हूं तो ये हो जाएगा क्यूबिंग बोथ साइड, तो a raised to 1/3 होल पावर 3 जब आएगा तो a हो जाएगा, ये दूसरा वाला हो जाएगा b to the power 1/3 होल क्यूब हो जाएगा b प्लस 3 इंटू ab इंटू a प्लस b इक्वल टू, इस साइड का अगर क्यूब होगा तो माइनस का क्यूब हो जाएगा माइनस, और c टू द पावर 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा c, ठीक बात है। अभी देखो आप इसी इक्वेशन से ना, इसी इक्वेशन से इसका वैल्यू जो है वो ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो a प्लस बी प्लस सी, माइनस सी को उधर भेज दिया, और यहाँ पे अगर मैं माइनस सी टू द पावर 1/3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये माइनस उधर जब आएगा तो ये 3abc होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा। अभी दोनों तरफ क्यूब मार दो तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब हो जाएगा वो 27 इंटू abc हो जाएगा। समझ आता है, तो ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन है, क्या हाँ बी ऑप्शन दिख रहा है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन को यूज किया प्रॉपर्ली, और फैक्टराइजेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक बात है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को निपटा सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, अरे भाई ये तो आप सभी कर लिए होंगे, क्योंकि x टू द पावर b माइनस a को x टू द पावर b बाय x टू द पावर a लिख दो, x टू द पावर c माइनस a को x टू द पावर c बाय x टू द पावर a लिख दो, फिर एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c प्लस x टू द पावर b बाय वही क्वांटिटी प्लस x टू द पावर c बाय वही क्वांटिटी, फिर एलसीएम ले लो तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर के आंसर 1 हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। फोर्थ का अगर बात करूं तो फोर्थ में बोला है, अरे कुछ नहीं करना है फोर्थ वगैरह में, ये सब सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। आपको कुछ नहीं उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ नहीं, आप एलएचएस वाले पार्ट को ना प्रोडक्ट लगाओ, पूरा पूरा प्रोडक्ट करो, करने के बाद देखोगे ना एलएचएस वाले पार्ट में भी वही टर्म्स आ रहे हैं, उसी पैटर्न के टर्म्स आ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूं ना फोर्थ का, तो आप देख सकते हो एक करना ही सफिशियंट है, सारे के सारे सिमिलर है। समझ में आया, कुछ a/2 माइनस 3b दिख रहा है, दूसरा जो फैक्टर है उसमें आपको कुछ दिख रहा होगा 3b प्लस a/2, और तीसरा जो है वो दिख रहा है a² 4 प्लस 9b²। तो इन तीनों का अगर प्रोडक्ट लगाएंगे ना, जो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो कुछ इस प्रकार से ही आएगा, समथिंग a टू द पावर 4 प्लस समथिंग b टू द पावर 4 प्लस समथिंग a² b²। समझ में आया। और उधर आपको दे रखा है आरएचएस में दे रखा है 1/16 a टू द पावर 4 प्लस m b टू द पावर 4 प्लस n a² b²। ठीक है, फिर आप कोफिशिएंट को, ये देखो टर्म तो सिमिलर है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, m और n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। समझ आता है। चलो अगर करना भी चाहते हो ना तो कर लेते हैं ये क्वेश्चन। तो यहां से हो जाएगा आपका a - 6b डिवाइडेड बाई 2
6b प्लस a डिवाइडेड बाई 2 और इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक बात है। तो यहां से अगर मैं बात करूं a प्लस 6b a माइनस 6b a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर और इधर है a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर। क्लियर है। तो ये नीचे 4 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो ये वापस a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मेट में गया। a टू द पावर 4 माइनस 36 स्क्वायर इंटू b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 दिख रहा है। ठीक बात है। तो ये आप 16 से डिवाइड कर दो तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा माइनस 36 स्क्वायर बाय 16 इंटू b टू द पावर 4। तो आप देखेंगे ये आपका आंसर आया और जो गिवन है राइट हैंड साइड में वो ये है। इसका मतलब ये चीज तो इसके साथ मैच हो गया भाई। ठीक है। b टू द पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पे m है, यहाँ पे माइनस 36 स्क्वायर बाई 16 है। तो आंसर जो हो जाएगा वो माइनस 36 स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। किसका वैल्यू? m का वैल्यू। और साथ में n a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे एक और टर्म है जो यहाँ पे एब्सेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना प्लस 0 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। तो n का वैल्यू साथों साथ क्या मिल गया? 0। और वही आपका आंसर है। ठीक है। तो सिमिलरली सारे क्वेश्चन में आप इसी प्रकार से प्रोडक्ट वगैरह करके इजीली निपटा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये आपका सिंपल पैटर्न है, ज्यादा कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर होता है तो फोन कीजिए, साथों साथ अपन आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आगे सोचते हैं उसके आगे क्या है हमारे पास। उसके आगे मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफी सिंपल पैटर्न में है। 2x प्लस 3y दिया हुआ है 13 और x इंटू वाई दिया हुआ है 6। तो आपको निकालना है ना 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। देखो ये सारे क्वेश्चन आप करके आए होंगे पहले। तो इसको 3x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? सॉरी ये 2x होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस b होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। तो अभी a प्लस b का वैल्यू पता है, डाल दो यहाँ पे और यहाँ पे और ये प्रोडक्ट करके आ जाएगा 18xy। तो x इंटू y का वैल्यू 6 यहाँ पे डाल दीजिएगा तो काम निपट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक बात है। तो आगे अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो है वो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ab प्लस bc प्लस ca दिया हुआ है और a प्लस b प्लस c पूछता है। ये तो कोई भी अंधा भी कर लेगा इस क्वेश्चन को देख करके। समझ में आ रहा है ना? तो सुन करके कर लेगा। तो क्या है फॉर्मूला जो है वो क्या यूज हो जाएगा? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 into ab प्लस bc प्लस ca। दो चीज दिया हुआ है, एक टर्म एब्सेंट है, वो वैल्यू पुट करो निकालो। ठीक है। ये एकदम रद्दी सवाल है। ये सवाल तो आप सभी को करना चाहिए था और उम्मीद करता हूं कि आप किए भी होंगे। अगला क्वेश्चन डायग्राम से थोड़ा सा फंसाने का कोशिश किया आपको, बट अगर आप होशियार बंदा हो तो शायद आप नहीं फंसे होंगे। आपको दिख रहा होगा कि डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा था। ठीक है। इसके बाद ये चल रहा है और इसके बाद यहां से ये चल रहा है। आपको पता है कि ये एंगल जो है वो कितना है? 118 डिग्री। ये एंगल जो है वो कितना है? 112 डिग्री और ये है x। ठीक है। आपको x ढूंढने के लिए बोला है तो आप कुछ मत करो, आप ये दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है। अगर ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 118 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। और ये हो जाएगा सिमिलरली 22 डिग्री। तो x जो होगा वो क्या हो जाएगा? x प्लस 28 प्लस 22 बराबर 180। तो x का जो वैल्यू आएगा वो 180 माइनस 50 वो कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और वही है आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं तो 9th वाले में ज्यादा दिक्कत तो नहीं दिया शायद आपको। अरे भाई ये सब तो सिंपल है ना, ये तो कर सकते हो। ये तो हमारा कैसेट का क्वेश्चन है, स्कॉलरशिप में आया था ये क्वेश्चन, 9th क्लास का ही क्वेश्चन है। सिंपल ज्योमेट्री है, कर लोगे सारे के सारे। ये देखो कुछ नहीं करना यहाँ पे, ये 35 डिग्री दिया हुआ है। ठीक बात है। एक और चीज गिवन है शायद QPR यानी कि आपका ये 60 डिग्री दिया हुआ है और TQR निकालना है। सही है। तो आप क्या कर सकते हो? TQ एंड TR, हाँ ये दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है तो ये 35 है तो ये भी क्या होगा? 35 होगा। समझ आ रहा है ना? तो ये 35 70 हो गया, ये 60 हो गया, 130 हो गया। तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। समझ आता है ना? तो ये एंगल जो हो जाएगा ये 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका? निपट गया ना सारा चीज। ये 35 आ गया, 25 आ गया, 60 हो गया। 60 अगर हो गया तो 180 से 60 को घटा दो तो ये 120 हो जाएगा। काम खत्म। आ गया आंसर QTR का आंसर। और TQR तो निकाल ही दिया, 25 होगा। समझ में आ रहा है ना? ये एकदम रद्दी क्वेश्चन है, सिंपल है, देखते ही बन जाएगा। ठीक है। अगला AB और CD पैरेलल कॉर्ड्स है एक सर्कल का। ठीक बात है। AB और CD एक सर्कल का पैरेलल कॉर्ड्स है। ठीक है, कोई बात नहीं, पैरेलल कॉर्ड्स बनाते जाइए।
ए बी का वैल्यू 10 दे रखा है और सी डी का वैल्यू 24 दे रखा है, 24। If the chords are on the opposite side of the center and the distance between them is 17, then find the radius. ऑपोजिट साइड है और ये डिस्टेंस कितना है 17। इस सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्राई कराया था, जो स्क्वायर के अंदर एक कॉर्ड दो सर्कल के अंदर एक कॉर्ड दो स्क्वायर में डिवाइड कर देता है, ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसमें भी तो वही फंडा लगाया था। ये आर पता है, अगर ये सेंटर से परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, डिस्टेंस का जो बात कर रहा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये आर है, ये 10 है, तो ये 5 होगा, तो ये लेंथ आपको मिल जाएगा। सिमिलरली ये भी आर होगा, ये 24 का आधा 12 हो जाएगा, तो ये लेंथ भी मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, इक्वल कर दो 17 का और सॉल्व कर निकाल दो। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो खैर आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। और प्रॉपर्ली आपको पता भी है कि एक स्क्वायर रूट क्वांटिटी को उस तरफ भेज के दो बार स्क्वायर करना पड़ता है, तो इजीली आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। उसके बावजूद अगर कोई तकलीफ होता है तो बोलिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। चाहे फोन पे बोलिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको पता है सब कुछ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है उसके और अगर बढ़ने की कोशिश करते हैं, दिख रहा होगा आपको भाई, यहाँ पे तो एक क्वेश्चन करेंगे तो दूसरा बन जाएगा अपना, कुछ भी नहीं है सवाल में। 9 to the power x minus 4 into 3 to the power x plus 1 plus 27 बराबर 0 दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये 3 पावर x होल स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 पावर x प्लस 27 बराबर 0। अभी 3 पावर x जो है ना उसको t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दो, उम्मीद करता हूँ t का वैल्यू जो आएगा वो 3 और 9 आएगा। तो t कौन है, 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर 1 3 पावर 2, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 1 और 2 आ जाएगा। यानी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में इक्वेशन बना हुआ रहता है उसको अपन सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हो, और वही हमने यहाँ पे किया, आप देख सकते हो। दूसरा वाला क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न में आप कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सारी जगह पे पूरा दुनिया में पूछ सकते हो। नंबर जो है वो आपको शायद गलत पता था, मेरा नंबर जो है वो ये है, इस चीज में व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर फोन कर लीजिए, सबसे बेहतर है, ठीक है। जितना जल्दी मैं बताऊंगा फोन पे उतना जल्दी कहीं पे नहीं बता सकता, ठीक है। जल्दी का मतलब अभी जैसे चल रहा है उसका बात नहीं कर रहा हूँ, जल्दी का मतलब आपका डाउट उतना ही तेजी से सॉल्व होगा जितना आप चाहते हो, तुरंत सॉल्व होगा, ठीक है। बट मैं आपको स्लो ही समझाऊंगा, ठीक है। तो x का वैल्यू ये दे रखा है और अगला क्वेश्चन में आपको 8x माइनस x स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये भी आप देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे खेल तो सर रेशनलाइजेशन का खेल है। तो अब √5 माइनस √3 से क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, तो ऊपर वाला √5 माइनस √3 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो बन जाएगा ये 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 3 8 माइनस 2 √40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये कैंसिल आउट होकर के 4 माइनस √40 हो जाएगा, और √40 का अगर मैं बात करूं तो ये कुछ कितना हो जाएगा, ये फैक्टराइज होने के बाद ये 4 इंटू 10 यानी कि 2√10 हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है, सवाल पूछा है 8x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 10 40, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8√10। तो अगर मैं तरीके से देखो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 आ जाएगा जनाब। तो 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 16 माइनस 40, ठीक है। सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे कितना दिख रहा है, -24 दिख रहा है। क्या आंसर -24 है, अपन देख लेते हैं एक बार आंसर। 12 नंबर का आंसर मैंने -1 दे रखा है ना आपको, 1 तो नहीं होना चाहिए जनाब। 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 5 प्लस 3 8 माइनस 2 रूट, अरे सॉरी यार 5 और 3 तो मिलकर 15 हो गया ना, 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस √15 हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो 4 माइनस √15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये 16 हो गया, ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8√15, सही है, 8√15 हो जाएगा। तो ये कैंसिल कर दो यहाँ पे, और ये हो जाएगा 32 माइनस 16 माइनस 15। तो 16 माइनस 15 आंसर कौन आ जाएगा, और वही आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका DPP2 जो है उसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अभी तुरंत अपन बिना बात किए बिना समय गवाए, क्योंकि समय काफी कम है, 1 घंटा होने वाला है शायद, ठीक है। तो अपन DPP3 के और बढ़ते हैं फटाफट।